तो नमस्कार और जय हिंदी। साहित्य बैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और थंबनेल से आपको आइडिया लग ही चुका होगा कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आसपास के वातावरण को आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें और हमसे गुफ्तगू होगी आपकी। और आज जो कि यूजीसी का जो भी नया रेगुलेशन आया है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि 13 जनवरी 2026 को, यानी कि इसी महीने में 13 तारीख को क्या यूजीसी ने नया नियम लाया और क्या रेगुलेशन है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि यूजीसी का नया नियम क्या है और यूजीसी के अंदर क्या-क्या गाइडलाइंस बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, और फिर उसके बाद इस नियम कैसे काम करेगा, मतलब यूजीसी के द्वारा जो ये बिल लाया गया वो किस तरह से वर्क करेगा। और फिर उसके बाद इसमें देखेंगे इसका विरोध क्यों हो रहा है और जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं, जनरल कैटेगरी का लोगों का आउटरीच जो है सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और अंत में मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ वो आप सभी से डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। यानी कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसके द्वारा एक बिल लाया जाता है। उस बिल का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, ठीक है। यह नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जातीय भेदभाव और किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू कास्ट हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा लाई गई है। परंतु जनरल कास्ट के जो लोग हैं, जनरल कास्ट के जो लड़के हैं, लोगों का आउटरीच आ रहा है कि भाई एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी के तौर पे देखा जा रहा है। तो क्या है यूजीसी का नियम, हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे और गाइडलाइन से लेकर सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो यूजीसी का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको दो घटनाओं के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। दो घटना, यानी कि 17 जनवरी 2026 को रोहित वेमुला का केस होता है, ठीक है। रोहित वेमुला एक पीएचडी स्कॉलर होते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, और वो एक दिन सुसाइड कर लेते हैं। और उसके बाद उनके सुसाइड लेटर में पाया जाता है, वो लिखते हैं कि माई बर्थ इज़ माई फैटल इंसिडेंट, ठीक है। माई बर्थ इज़ माई फैटल इंसिडेंट, इसका मतलब ये है कि भाई वो अपने जन्म को ही एक बहुत बड़ा दुर्घटना मानते हैं। और उसके बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। और जांच में पाया जाता है कि उनके साथ जातीय भेदभाव और एनी काइंड ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, क्योंकि वो एससी/एसटी कम्युनिटी से आने वाले थे। सेम एक और घटना होती है 2019 में। एक आदिवासी महिला डॉक्टर जो थी, पायल तड़वी, अपने सीनियर डॉक्टर्स पे एलिगेशन लगाती हैं कि उनके साथ जातीय भेदभाव और जाति सूचक कमेंट किए गए थे, और लास्ट में उनके द्वारा भी सुसाइड कर लिया जाता है। ये तो दो बहुमूल्य जो केसेस थे ना, ये बहुत ज़्यादा आउटरीच आ जाता है लोगों का, और बहुत सारे लोगों का ध्यान इसके ऊपर जाता है कि इंस्टीट्यूशनल और एकेडमिक लेवल पे जातीय भेदभाव को किस प्रकार से कम किया जाए। और एक बार फिर लोगों का ध्यान उसके ऊपर खींचता है कि भाई इंस्टीट्यूशनल लेवल पे और एकेडमिक लेवल पे किस प्रकार से जातीय भेदभाव हो रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये थी। अब बात आते हैं कि भाई जो ये दोनों इंसिडेंट्स थे, इनका जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके जो, यानी पिछले साल जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीआईएल पर जवाब देते हुए कहा गया कि यूजीसी को आदेश दिया गया कि भाई आप एक नियम बनाएं और एक बिल लाएं जिसके अंदर हायर एजुकेशन और एकेडमिक्स के अंदर, मेरा मतलब है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहे हैं कास्ट को लेकर, स्पेशली कास्ट को लेकर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कास्ट को लेकर मेंशन किया गया, तो उसको लेकर आप रिगार्डिंग एक बिल बनाइए जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करे, ठीक है। अब मैं कुछ डाटाज़ के थ्रू जा रहा था, तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग रिजर्वेशन होने के बावजूद भी हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन मेरा मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आईआईटी, पीएचडी और बीएड, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जो एससी एसटी और अदर लोअर कम्युनिटी वर्ग के लोग हैं, उनका जो है उसमें कम है, और वो लोग हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते, परसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी को आदेश दिया गया कि भाई एक बिल लाइए और आप बिल के अंदर आप जो भी नियम कानून बनाएं जिसके अंदर जो लोअर कम्युनिटी है, जो एससी एसटी है, इनकी जो जातीय भेदभाव और अन्य सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। और उसी के साथ यूजीसी ने उनकी बात को सुना, और 2026 में 13 जनवरी को यूजीसी ने एक नियम लाती है, बिल लाती है, प्रमोशन ऑफ, मैंने बताया था, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। अब मैंने आपको बता दिया कि ये सारा बिल्डअप कैसे हुआ। अब मैं जो यूजीसी का जो नियम नया बिल आया है, जो कि हायर एजुकेशन इक्विटी के अंदर, उसके गाइडलाइंस क्या हैं, तो मैं आपको गाइडलाइंस एक एक करके बताऊंगा, फिर उसके बाद किस प्रकार से ये लागू होगा वो देखने। तो इसके अंदर गाइडलाइंस में है कि स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, या नॉन टीचिंग स्टाफ हो गए, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर स्टूडेंट हो गया, साथ ही साथ कोई टीचर हो गया, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, सबको इसके दायरे के अंदर में किया गया कि किसी के प्रति भी अगर किसी प्रकार की जातीय भेदभाव होती है और एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो इस बिल के अंदर आएंगे। इसके अंदर आदेश दिया गया कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को एक ईओसी, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, ठीक है। ईओसी का काम होगा कि जो भेदभाव से रिलेटेड कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर शिकायतें हो रही हैं, उनको दर्ज करना और उनको मेंटेन करना। इस बिल के अंदर एससी एसटी ओबीसी एवं कर्मचारी जितने भी होंगे, यानी कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के छात्र एवं एससी एसटी ओबीसी वर्ग के कर्मचारी, टीचर, शिक्षक, सभी को इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाएगा कि इसके अंदर एक ऑनलाइन सिस्टम मेंटेन करने के लिए बनाया गया है कि हर एक यूनिवर्सिटी के जो एक हायर अथॉरिटी होगा,
वो ईओसी को वो जो होगा वो ईओसी की कामकाज को देखेगा, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का जो कामकाज होगा वो उसी इंस्टीट्यूशन के एक हायर जो ऑफिशियल्स होंगे, जैसे किसी कॉलेज के अंदर डायरेक्टर होगा, डीन होगा, वो उसके ऑफिशियल कामकाज को देखेगा। इस कमेटी के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव को मस्ट किया गया, मैंडेटरी किया गया है कि भाई उनकी प्रतिनिधित्व को रखना जरूरी है। इस कमेटी की साल में 2 बार बैठक होगी, हर 6 महीने पर बैठक होगी, और उसी 6 महीने में उनको रिपोर्ट देनी होगी कि भाई क्या घटना हुई, कौन सा केस दर्ज किया गया, उस केस के अंदर क्या कार्रवाई की गई और किस किस प्रकार की घटनाएं दर्ज की गई। साल में 2 बार इनका मैंडेटरी है कि भाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके साथ हर संस्थान को, यानी कि हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी को एक इक्विटी स्क्वाड बनाना पड़ेगा। ठीक है। जो इक्विटी स्क्वाड होगा वो इक्विटी स्क्वाड अपना रिपोर्ट देगा कि इसको ईओसी को, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को। ठीक है। और वो कोऑर्डिनेटर कौन होगा? उसी इंस्टीट्यूशन के एक हायर अथॉरिटी होगी, डीन हो गया, कॉलेज के डायरेक्टर हो गया, प्रिंसिपल है, जो भी होते थे अकॉर्डिंगली उस यूनिवर्सिटी के। ठीक है। इक्विटी स्क्वाड साल में 2 बार, यानी जुलाई और जनवरी में अपनी सारी रिपोर्ट देगी। और एवरी इंस्टीट्यूशन को इसके अंदर एक हेल्पलाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है। हेल्पलाइन बनानी होगी इंस्टीट्यूशन के अंदर। अगर वो इंस्टीट्यूशन के अंदर हेल्पलाइन नाम काम नहीं करेगी तो जो इंस्टीट्यूशन जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कॉलेज कोई है, मैं उस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे कॉलेज के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। अगर मैं कॉल किया, अगर वो हेल्पलाइन नंबर नहीं काम करता है, तो उस केस में कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, मेरी एकेटीयू से एफिलिएटेड है, तो मैं एकेटीयू के जो होगी वो भी एक हेल्पलाइन नंबर देगी और मैं उस पर भी डायरेक्ट कॉल करके कंप्लेन कर सकता हूँ। तो ये जो थे, मैं आपको गाइडलाइंस बता दिया कि हर एक संस्था को ईओसी बनाना पड़ेगा। ईओसी एक इक्विटी स्क्वाड बनाएगी, इक्विटी स्क्वाड अपनी डाटा और सारी मेंटेन करेगी, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स को देगी, और इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मस्ट किया गया। अब इसको देखते हैं कि नियम काम कैसे करेगा। ठीक है। मतलब अगर इतनी सारी गाइडलाइंस है तो इसका कैसे कैसे काम होगा, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है। सपोज करिए किसी के साथ ये घटना हो गई, तो वो क्या करेगा? तो सबसे पहले ये उसके पास बहुत सारे माध्यम है, ये तो ऑनलाइन, ऑफलाइन, या कोऑर्डिनेटर को जो ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन के जो कमेटी होगी उसके कोऑर्डिनेटर को डायरेक्ट ईमेल करके, ऑनलाइन करके और ऑफलाइन भी जाके वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है। या इक्विटी हेल्पलाइन नंबर जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी देती है उस पर भी कंप्लेन कर सकता है। अगर इसके अंदर अगर पहली नज़र में अगर ये जो मामला कंप्लेन दर्ज कराया गया, अगर वो एससी, एसटी एक्ट का हुआ, तो उस केस को सीधा जो कोऑर्डिनेटर होगा ईओसी का, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी का जो कोऑर्डिनेटर होगा, उस केस को सीधा सीधा थाने पर, यानी रिस्पेक्टिव एरिया के जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर वो दे देगा, अगर वो मामला एससी, एसटी एक्ट का हुआ। और अगर ऐसी हुई तो 24 घंटे के अंदर, जब भी कंप्लेन दर्ज होगा तो 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? उस पर मीटिंग करनी पड़ेगी, और मीटिंग करने के बाद 15 दिन के अंदर कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, और 15 दिन के अंदर ही रिपोर्ट जो होगी वो संस्था के हेड को देनी पड़ेगी। यानी कि अगर कोई कंप्लेन दर्ज हुआ तो जो ईओसी का जो कोऑर्डिनेटर होगा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी का जो कोऑर्डिनेटर होगा, उसको 15 दिन के अंदर मीटिंग करके सारी रिपोर्ट जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के हेड को देनी होगी। ठीक है। और अगले 7 दिन में कार्रवाई इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा वो डिसाइड करेगा कि उसको अगले 7 दिन के अंदर उसको कार्रवाई करनी होगी। देखिए, आरोपी पाया गया छात्र जो है ना, मतलब अगर मान लीजिए ऐसे घटना हुई और इसमें एक आरोपी छात्र पाया गया, तो उसको लेकर दंड का जो अपराध है, दंड का जो नियम है, उसमें निर्धारित नहीं किया गया है। ये इस पे लिखा गया है कि मैं जब पीडीएफ के थ्रू जा रहा था तो इसमें था कि जो कुछ भी घटना होगी वो जो उस इंस्टीट्यूशन का हेड होगा वो डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या सज़ा देनी है, या रिजल्ट रोक देना, या फिर इंस्टिगेट कर देना, या फिर कॉलेज से एंट्री नहीं देना। मतलब बहुत सारी जो कॉलेज के लेवल पे और जो यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी दंडनीय अपराध और उसका दंड नियम होगा वो उसको दे सकता है। ठीक है। उसके बाद जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, अब इसमें भी एक और पेश है कि अगर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है, अगर कोई छात्र कहते कि भाई जो इस इंस्टीट्यूशन का हेड है उसने भी मेरे साथ जातीय भेदभाव और अन्य प्रकार की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किए हैं, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी ईओसी, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी से जो कमेटी होगी, जो सेंटर होगा, उसका जो कोऑर्डिनेटर होगा उसकी अध्यक्षता करेगा, और फिर जो इंस्टीट्यूशन का हेड है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और यूनिवर्सिटी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी यूजीसी के थ्रू। ठीक है। इसके अंदर था कि अगर जैसे कार्रवाई हुई, मान लीजिए फॉर एक्स एग्जांपल, एक्स छात्र था, उसके साथ कार्रवाई हुई, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि अभी भी उसके साथ भेदभाव हो रही, तो 30 दिन के अंदर वो यूजीसी के अंदर रीकम्प्लेन कर सकता है और उसको कह सकता है कि भाई मेरी जांच फिर से कराई जाए। अभी देखिए, ये आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, ये किस प्रकार से ब्लैक्ड है। आप इस चीज़ को कोऑर्डिनेटेड वे में देखिए, किसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और किसके खिलाफ हो रहे हैं वो आप खुद अंत में आप समझ जाएंगे। अगर सहमत नहीं होगा तो 30 दिन के अंदर वो फिर से कंप्लेन कर सकते हैं। और हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूशन को साल में यूजीसी को अपना सालाना रिपोर्ट देना होगा, और अगर इफ रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन फेल टू डू सो, वेदर any university or any academic institution of higher level, he or she will be exempted from any UGC profits। फिर से समझिए इसको, कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर सालाना रिपोर्ट नहीं देती है
तो उसको यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से किसी भी प्रकार की जो भी फ़ायदे दी जाती थी उसका ऑनलाइन प्रोग्राम छीन लिया जाएगा, उसकी यूनिवर्सिटी की टैग छीन लिया जाएगी और किसी प्रकार की प्रॉफिट उसकी यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं दिया जा सकता, उसको लिस्ट से भी हटा दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी स्टाफ, मैंने पहले बता दूँ कि जो कुछ भी लोग थे, स्टाफ हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लोग हो गए, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गए, सबको इसके अंदर कवर किया गया। तो अब इसमें देखेंगे कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, इतना होने के बाद इसका विरोध, और जो इसका विरोध कर रहे हैं भाई, हमें उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। सुननी क्या पड़ेगी, दोनों पक्षों को जानना हमें ज़रूरी है। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखा, मैंने आपको बताया कि यूजीसी का बिल क्या है, मैंने आपको बताया कि बिल के अंदर गाइडलाइंस क्या है, मैंने बताया कि बिल कैसे काम करेगा, और अगर इसके प्रति कुछ लोगों की आपत्ति है तो उनको भी जानना हमें ज़रूरी है। मोस्टली इसके प्रति जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ये जनरल कास्ट के प्रति बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाने वाले नियम है। सबसे पहले आपको ले चलता हूँ कि जो 2025 में जो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया यूजीसी को, तो उसके अंदर पहली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अंदर डॉक्टर विनीत जोशी की ड्राफ्टिंग कमेटी ने सबसे पहले केवल SC/ST के लोगों को ही इसमें ऐड किया था। लेकिन बाद में जो दिग्विजय सिंह थे, जो कांग्रेस के नेता थे, उनके द्वारा इस बिल पे चैलेंज किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को, और उसके अंदर ओबीसी को भी ऐड किया गया कि भाई ओबीसी के साथ, ओबीसी कैटेगरी के लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब जनरल कैटेगरी के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि भाई ये एक SC/ST एक्ट का एक और वर्जन आ गया। पहले जो SC/ST एक्ट था उसमें भी नो बेल नहीं मिलना और भी सारी चीज़ें थी। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई जो SC/ST एक्ट है, एक और उसका पैरेलल चीज़ बना दिया गया जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। इसमें जनरल कैटेगरी का ये भी कहना है कि भाई जो 2012 में SC/ST एक्ट के अंदर था कि अगर फेक पाया गया, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन का जो केस है उसको फेक पाया गया कि भाई ये झूठा है और सुनियोजित है, तो उसके अंदर जो जुर्माना होता था कि भाई सामने वाले पे जुर्माना देना पड़ेगा, वो भी इस कानून के अंदर नहीं है। जो कि दिखाता है कि अगर पर्सनल खुन्नस हो किसी के साथ, अगर दो मित्र हैं आपस में ही, किसी कोई सामान्य वर्ग का है और एक कोई अनुसूचित वर्ग का है, और उनके बीच कोई पर्सनली दिक्कत हो गई, तो फिर उसका वो यूज़ कर सकता है अगेंस्ट उसके कि भाई आप हमारे साथ जाति सूजक और डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें हुई हैं। तो ये भी उनका एक कंसर्न है। कोई भी पर्सनल दुश्मनी आम तौर पे निकाल सकता है। ठीक है, और इसका मानना है कि पहले ही जनरल कास्ट को दोषी बना दिया गया इस बिल के अंदर। ठीक है, जनरल कास्ट का कहना है कि भाई पहले ही इसमें दोषी बना दिया गया और उसके रिगार्डिंग ही इस पूरे बिल को बनाया गया है। ठीक, आप खुद समझ के देखिए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केवल SC/ST और OBC के साथ ही होगा, तो करेगा कौन? हु इज़ गोइंग टू डू सो इनटू दिस। ठीक है, तो ये भी एक है कि भाई पहले ही आप एक माइंडसेट से बैठ के बनाएं कि भाई ये है जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा ही डिस्क्रिमिनेटरी किया जाता है। इसके अंदर अगर जनरल कास्ट के साथ हुआ तो उसका शिकायत कौन करेगा? अगर मान लीजिए हमारे साथ भी किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेटरी हुई कि तुम जो भी जनरल कास्ट के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी हुई, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ठीक है, साथ ही साथ इसमें ये भी था ना कि कुछ बिंदुआ ऐसी भी थी कि जैसे अगर OBC वर्ग किसी OBC अन्य OBC वर्गों के साथ करता है डिस्क्रिमिनेशन, या OBC वर्ग भी SC/ST के वर्ग के लोगों को भी बहुत निम्न स्तर से देखते हैं, तो अगर वो इस तरह से देखें, अगर OBC SC/ST के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे? या OBC में भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, अगर OBC वर्ग के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेटरी करता है तो उसके साथ आप क्या देखेंगे? SC/ST में भी जैसे बहुत सारे जो छोटे जात के लोग हैं वो भी एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेटरी वे में देखते हैं, तो उनके साथ आप क्या करेंगे? लास्ट देखिए, क्या ये तो उसमें कुछ मेंशन है नहीं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, शिकायत का भी दर्ज नहीं है। अंत में सवाल उठता है, यही उठता है कि भाई जनरल कास्ट ही क्यों आप इस तरह से सोच के इस चीज़ को बनाया? जनरल कास्ट को इसमें लेफ्ट आउट कर देना कि उनको लगे कि भाई आप ही दोषी हैं, आप ही इस चीज़ को कर रहे हैं। पहले से ही अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई थी, बहुत सारे नियम थे पहले से ही SC/ST कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पर सरकार सोची है कि किस तरह से नियम कानून बनाना चाहिए, क्योंकि पहले ही SC/ST एक्ट को बनाना, फिर उसके बाद उसमें और भी सारे रिफॉर्म्स करके फिर OBC मंडल कमीशन आ गया, फिर OBC को भी आरक्षण दे देना। तो इसके साफ तौर पर दिख रहा है ना कि आप डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाह रहे हैं लेकिन डिस्क्रिमिनेट करके। ये सवाल तो लाजमी उठता है। और अभी देखिए कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है ना, उसके द्वारा नवंबर में कहा गया कि हम अगले सत्र में नवंबर 2025 में कहा गया कि हम अगले सत्र में एक बिल लाने वाले हैं, रोहित वेमुला एक्ट, जो कि मैंने बताया था कि वो सुसाइड कर लिए थे। तो SC/ST OBC वर्ग के किसी भी छात्रों के साथ अगर और किसी भी लोगों के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस केस में वो 3 साल की सज़ा और 1 लाख तक का जुर्माना, क्या सज़ा का भी प्रावधान और दंड का भी प्रावधान जो भी होगा वो बिल में पास किया जाएगा और पूरे स्टेट के अंदर लागू किया जाएगा। तो उसके अंदर कौन ही दोषी बनेगा उसका, आप बताइए? दोषी तो जनरल कास्ट ही बनेगा ना, क्योंकि SC/ST और OBC सारे उसमें एडेड हैं। तो जनरल कास्ट और भी डिस्क्रिमिनेटरी वे से देखेगा उन लोगों को। और देखिए इसका पॉलिटिकलाइजेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए नवंबर में कांग्रेस ने ये ऐलान किया कि भाई हम कर्नाटक के अंदर ऐसा बिल लाने वाले हैं, रोहित वेमुला एक्ट, और जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें लाएंगे, दंड का प्रावधान होगा कि अगर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है, दोबारा होता है तो कैसे दंड का प्रावधान होगा। तो इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने और ज़्यादा, मतलब कि तू मेरा करीबी नहीं, मैं तेरे से ज़्यादा करीबी बनकर SC/ST और OBC के हितैषी बनकर, नहीं बनना ज़रूरी है,
और भी एक ऐसा एक्ट ला दिया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि और भी रेशनल होगा, और भी ज़्यादा पोलराइज़ कर दिया गया इसको एक्ट को लाकर। तो ये है वोट पाने की, और मतलब समझ लीजिए तुष्टीकरण की राजनीति तो और भी बढ़ती जा रही है। मेजर कंसर्न यही था कि भाई अगर आप इस प्रकार की चीज़ें कहते हैं, लाते हैं बिल को, और आपका मकसद क्या है वो मायने रखता है। आपका मकसद है इक्वलिटी समाज में लाना, आपका मकसद है कि पर्पज़ है कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, लेकिन आप सेम टाइम पे उसी लोगों के साथ, उसी लड़कों के साथ, उन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है। और मे बी अभी आउटरीच और बढ़ेगा, लोगों का और बढ़ेगा इसके अंदर, और भी रिफॉर्म्स आएंगे। क्योंकि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन लेवल पे आप ऐसा कह रहे हैं कि केवल SC ST और OBC के लोग ही शोषित और प्रताड़ित हो रहे हैं, तो इसका मतलब करने वाला तो एक ही हुआ ना, कारक तो एक ही हुआ इसके अंदर। तो ये था पूरा केस, आपके सामने हम रख दिए। और देखिए मेरा POV ये था कि मैं न्यूट्रली आपके सामने रखूँ। मैंने आपके इस वीडियो के अंदर क्या था UGC का नियम, क्या था गाइडलाइंस, क्या थी, कैसे काम करेगा और क्या इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये मैंने आपके सामने रख दिया। और आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हटाने का तरीका किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं होता। और हम तो खुद चाहते हैं, मैं खुद चाहता हूँ, मेरी टीम पूरी, हमारी जो साहित्य बहिराज की टीम है वो खुद चाहती है कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमारी टीम के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं जो जनरल से हैं, कुछ जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कुछ SC ST, कुछ OBC के वर्ग के लोग हैं। तो वी कलेक्टिवली डू द वर्क, और हमारे साथ एज़ यूजुअल कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस प्रकार से ला देंगे, तो जनरल कम्युनिटी के लोग हैं, जो जनरल कम्युनिटी का लड़का है, जो भी और भी सारे लोग हैं, फिर वो और भी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम और भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जो भी पक्ष था मैं आपके सामने रख दिया। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और इस टॉपिक के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको ही पता क्या करना है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आपके साथ भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हुआ है डिस्पाइट ऑफ बीइंग जनरल, OBC, SC ST और किसी भी तरह का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हो वो भी हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।